तो जब इनिशियली तुम पढ़ो, पहले जब फर्स्ट टाइम पढ़ो तो तुम पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से। एक एक इनिशियली क्या होता है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है कि यार ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्या करा, फिर तुमने क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चन से तुम्हें पता चला कि तुम्हें कितना याद हुआ है पहली बार एनसीईआरटी, और फिर तुमने देखा कि यार ये इस चीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर तुम्हें पता चल गया एनसीईआरटी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको और अच्छे से पढ़ना है, इसकी एक एक लाइन और अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे करके फिर तुम 3-4 बार एनसीईआरटी पढ़ते हो, फिर टेस्ट के पहले एनसीईआरटी पढ़ी, टेस्ट में तुम्हारे क्वेश्चंस उसी से आए मेनली। 90% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी पे ही आते हैं। और फिर धीरे धीरे करके तुम्हें पता चल गया एनसीईआरटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। पर फिर लास्ट में भी ऐसा मत करना कि तुम वही पढ़ के जा रहे हो जो इंपॉर्टेंट है। तुम बीच बीच में रिवाइज करते रहना, जो कम क्वेश्चंस आते हैं पर आ जाते हैं कभी कभी, तो उससे क्या होता है कि एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमोमाइल टी विद टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। आज है हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जो कि दिल्ली के स्टेट टॉपर रह चुके हैं नीट 2023 के, और इनका नीट 23 में ऑल इंडिया रैंक 13 रह चुका है, और वो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं एम्स दिल्ली से। वेलकम हर्षित। कैसे हैं? अच्छा। तो कैसा लग रहा है एम्स दिल्ली में जाकर? मतलब एकदम लाइफ एकदम कंफर्टेबल सी हो गई है। कंफर्टेबल मतलब अच्छी हो गई है। आई डोंट वांट टू से रिलैक्स्ड। मतलब अभी भी पढ़ना तो है ही, उतना ही पढ़ना है, बल्कि कोर्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। बट एट द एंड ये हो गया कि फ्यूचर एकदम सिक्योर सा है, और हम जितना प्रेशर अपने ऊपर डिपेंडेंट है, कोई ऐसा वो नहीं है कि कंपटीशन सा नहीं हो रखा लाइफ। मतलब अब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मतलब पहले से ड्रीम कॉलेज था कि यार एम्स में ही जाना है? हाँ, ड्रीम तो मतलब पहले से ही था कि एम्स में ही करना है, और मेन तो मोटिव यही था कि एम्स में ही होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन अगर मैम्स या अदर कॉलेज आते हैं। अब मतलब दिल्ली से हो तो मतलब आपके पास ऑप्शंस थे कि मैम्स ही, तो कहीं से। तो नीट का जब रिजल्ट आया तो उस दिन का माहौल क्या था, घर में कैसा चला सब कुछ? वो फाइनल आंसर की से पता तो चल गया था कि रैंक तो अच्छी आने वाली है। रिवाइज आंसर की से पता चल गया था। जब फाइनल रिजल्ट आया तब तो अलग ही खुशी थी। मतलब पेरेंट्स वर सो प्राउड ऑफ मी, एंड द टीचर्स भी एकदम बहुत खुश थे। उन्होंने फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेशंस करा, रिलेटिव्स तक के फ़ोन आए थे, एंड फ्रेंड्स ऑल्सो वर वेरी हैप्पी, एंड आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड देम। तो बहुत अच्छा था। मतलब कि हर हो अलग ही खुशी थी एकदम। सेटिस्फैक्शन एक अलग ही आया, अलग आया उस दिन। तो मतलब उस दिन ऐसा होता है ना कि सर्वर सुबह से लैग हो रहा है, सबका सर्वर क्रैश हो रहा है, रात को कब रिजल्ट कब देखा आपने? रिजल्ट तो नाइट में आया था। एक्चुअली सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो टीचर्स ने भी पता ही चल गया था कि रिजल्ट अच्छा आएगा, तो टीचर्स ने भी पहले ही बता दिया मेरे को। मतलब मैं खुद जाऊँ उससे पहले मेरे को पता चल गया था कि हाँ अच्छे नंबर आ रहे हैं। सब जो एक तरह से चेक कर रहे थे रिजल्ट, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा था ना। हाँ, सबको अलग एक्साइटेशन रहती है कि क्या रिजल्ट है। तो ये तो हो गई मतलब आपके जर्नी के बारे में, जिसमें आपने बहुत एंजॉय किया। तो उसके बाद से तो पूरी लाइफ बदल गई एम्स दिल्ली में आके। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको अपना लाइफ बदलना है, आपकी प्रिपरेशन में बहुत सारी हर्डल आई होंगी, आपकी प्रिपरेशन की एक स्ट्रैटेजी आपने रखा होगा। सो जो बच्चे नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब डरे से लग रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो अभी रिड्यूस हुआ है। बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, डिफिकल्ट आएगा, या मीडियम आएगा, ईजी आएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सिलेबस का जो रिडक्शन हुआ है उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा नीट के एग्जामिनेशन पर? सिलेबस रिड्यूस है, मतलब थोड़ा बहुत रिड्यूस है, पर अभी भी सिलेबस ठीक ठाक है। एटलीस्ट 80-90 चैप्टर्स तो अभी भी होंगे ही। हाँ। एंड पेपर इजी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पेपर मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, तो जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखे है ना, उसे वो पेपर इजी लगेगा, चाहे वो कितना भी बाहर से हो। पेपर एट द एंड एनसीईआरटी होगा, कंसेप्ट एनसीईआरटी के ही होंगे, बट तुम पे डिपेंड करता है तुमने कितने अच्छे से उसको मास्टर कर रखे हैं एनसीईआरटी। तुम्हारी चीज़ें सारी याद हैं, कंसेप्ट तुमने अच्छे से बना रखे हैं, तो तुम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं मतलब अच्छे मार्क्स से तुम कर सकते हो। मतलब हर्षित बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि भाई अगर तुमको अब एनसीईआरटी पर अगर अपनी यकीन है तो तुम्हारा मार्क्स कोई छेड़ नहीं सकता है। हाँ, तो थोड़ा भी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की ओर बढ़ते हैं। तो अब जैसे होता है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पहले बायोलॉजी लेते हैं, क्योंकि यूजुअली नीट में आपने सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट? सबसे पहले तो बायोलॉजी। तो यहाँ पर भी बायोलॉजी शुरू करते हैं। सो बायोलॉजी में रटना, कहते हैं ना कि रटना बहुत है, तो बायोलॉजी में आपका अप्रोच क्या था ओवरऑल? पहले बायोलॉजी का ये बताइए। तो बायोलॉजी में मेरे को एट द एंड जूलॉजी ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि उसमें जूलॉजी में कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा है बॉटनी से कंपैरिजन में, और बॉटनी में थोड़ा रटने का थोड़ा पोर्शन ज़्यादा है।
थोड़ा क्या रटना ही है उसको। ऑलमोस्ट हाँ कह सकते हैं रटनी है, बट आधा 50% आई थिंक कंसेप्ट्स हैं। तो कंसेप्ट तो तुम्हें मतलब ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे चैप्टर तो तुम्हारे कंसेप्ट से ही हो, तुम्हें बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। पर जो याद करने वाला है वो तो मतलब लास्ट तक भी मेरे को याद करना पड़ा था। लास्ट के 2-3 दिन भी मैंने एक बार देख लिया था कि कोई डेटा ना भूल जाऊँ। कि पेपर के टाइम क्या होता है, हमें लगता है याद है, पर पेपर में जैसे ही वो क्वेश्चन आया वो तभी दिमाग से निकल गया। हाँ, तो याद तो तुम्हें बार बार करना पड़ेगा, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे एनसीईआरटी को मैंने दो हाइलाइटर्स यूज़ करे थे, लाइक येलो एंड ऑरेंज। ऑरेंज फॉर मेन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। पर इससे क्या होता है, बार बार फिर जब तुम फिर से एनसीईआरटी रीड करोगे, तुम पूरा जब कम टाइम हो तुम पूरा चैप्टर नहीं रीड कर सकते। तुम इंपॉर्टेंट येलो या ऑरेंज हाईलाइट करके जो पोर्शन है उसको रीड करके चले जाओ। उससे एट द एंड तुम्हारे चैप्टर याद भी हो जाएगा और जल्दी कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो सकती है। और आपको भी याद रहेगा ना कि ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पे गलती कर रहा हूँ बार बार। ये बहुत अच्छा अप्रोच है बच्चों की, मतलब आप यू कैन यूज़ मैं 2 कलर हाईलाइट या 3 कलर हाईलाइट, जैसे कि मैं 3 कलर हाईलाइट में ये बोल रहा हूँ, एडिशनल मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि बहुत बारी ना 3rd कलर से हाईलाइट करने पे ना PYQs जो होते हैं ना, हम लोग उसको भी NCERT में हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई ये 3rd कलर है, कि ये अगर समझो ब्राउन है तो इससे PYQs पूछेगा नीट एग्जामिनेशन में। अच्छा, अब थोड़ा NCERT पढ़ना कैसे है। बहुत से बच्चे ना NCERT को सिर्फ रंग देते हैं, होली की तरह रंग देते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कुछ पता नहीं है। तो उसको कैसे पढ़ना है? तो जब इनिशियली तुम पढ़ो, पहले जब फर्स्ट टाइम पढ़ो तो तुम पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से। एक इनिशियली क्या होता है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है कि यार ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्या करा, फिर तुमने क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चन से तुम्हें पता चला कि तुम्हें कितना याद हुआ है पहली बार एनसीईआरटी, और फिर तुम्हें देखा कि यार ये इस चीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो फिर तुम्हें पता चल गया एनसीईआरटी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको और अच्छे से पढ़ना है, इसकी एक एक लाइन और अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे करके फिर तुम 3-4 बार एनसीईआरटी पढ़ते हो। फिर टेस्ट के पहले एनसीईआरटी पढ़ी, टेस्ट में तुम्हारे क्वेश्चंस उसी से आए मेनली। 90% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी पे ही आते हैं। और फिर धीरे धीरे करके तुम्हें पता चल गया एनसीईआरटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। पर फिर लास्ट में भी ऐसा मत करना कि तुम वही पढ़ के जा रहे हो जो इंपॉर्टेंट है। तुम बीच बीच में रिवाइज करते रहना, जो कम क्वेश्चन आते हैं पर आ जाते हैं कभी कभी। तो उससे क्या होता है कि एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो अभी जैसे एनसीईआरटी हम रीडिंग करते हैं तो कुछ चैप्टर जो है बहुत रटने वाले हैं। हाँ। जैसे कि आपने बताया बॉटनी में जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो बहुत लोग मेमोनिक्स बना के उसको याद करते हैं। आपका अप्रोच एग्जाम्पल्स को याद करने का क्या था? तो जैसे चैप्टर्स है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम आपने बताया, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पूरे रटना है। और माइक्रोब्स, हाँ, इकोलॉजी, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी भी पूरी मतलब बहुत ज़्यादा रटनी है। तो उसके लिए निमोनिक्स बनाए थे। कुछ टीचर्स ही प्रोवाइड कर देते हैं कि ऐसे याद कर लो, ऐसे रटना है, ऐसे निमोनिक्स याद कर लो। और कुछ हमने खुद बनाए, फ्रेंड्स के साथ बनाए, ताकि इजी हो जाए याद करना। जैसे कुछ चीज़ें याद नहीं होती डायरेक्टली, तो किसी फन वे से याद कर लिया ताकि लॉन्ग टाइम याद भी रहेगा एग्जाम में भी, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्पल से पूछ के कंफ्यूज करते हैं। हाँ। तो निमोनिक्स याद है तो अच्छे से इजीली हो जाता है। वही सेल्वी और सेल्विनिया में बहुत बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो मतलब यही कि जो कंफ्यूजिंग वर्ड है तुम पहले उसको भी हाईलाइट करके रखो, एग्जाम्पल में वहीं पे कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को। अच्छा, कुछ चैप्टर बड़े कंसेप्चुअल है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हो गया या ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया। तो कंसेप्चुअल चैप्टर के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? तो कंसेप्चुअल चैप्टर्स के लिए सबसे पहले तो मैंने जो टीचर्स ने कराया था कि नोट्स मैंने थोड़े से ठीक ठाक पढ़ लिए थे कि उससे कंसेप्ट बन जाता है। फिर एनसीईआरटी पढ़ने में इजी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है ना, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें भी, बहुत डीप कंसेप्ट भी एक फर्स्ट 1 लाइन में कंसाइज कर देते हैं। हाँ, तो वो कंसेप्ट में समझ नहीं आता। जैसे प्लांट किंगडम में भी है कुछ लाइंस, एंड जेनेटिक्स में भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, वो स्मॉल लाइन में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में देख लो ना, वो टेस्ट क्लॉज को एक लाइन में समझा रहे हैं, बस 1 लाइन में खत्म कर देते हैं उस लाइन को। तो उसके लिए थोड़ा सा बियॉन्ड गया था कि मतलब बियॉन्ड क्या, नोट्स पे ही फोकस करा था। उससे क्या होता है, कंसेप्ट आ गए, फिर एनसीईआरटी पढ़ने में इजी हुआ, और फिर कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में लिखा है वो हमें इजी लगने लग जाता है। एंड देन एट द एंड एनसीईआरटी के जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स है वो भी अच्छे से हो जाते हैं, अपने को याद हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मॉक टेस्ट को लेकर बात करते हैं थोड़ा। यार बायोलॉजी में कितना प्रैक्टिस करना चाहिए, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस लगाने चाहिए? जैसे कि बायोलॉजी में एक चैप्टर लिविंग वर्ल्ड हो गया या प्लांट किंगडम हो गया, एक चैप्टर कितने क्वेश्चंस लगाना चाहिए? तो मेन तो एनसीईआरटी पे तो रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस तुम जब पहली बार प्रैक्टिस करो तब कर लो। और मॉक टेस्ट में भी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर आते हैं, सेम वो क्वेश्चंस आते हैं, तो एट द एंड प्रैक्टिस हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम चाहो तो यू कैन प्रैक्टिस 200 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस,
ऑफ Each ईच chap- चैप्टर each ईच chapter. चैप्टर से इससे अच्छे खासे आ जाएगा, पूरा ओवरऑल भी आ जाएगा। नीट एनसीईआरटी में क्या क्या है, नीट में भी क्या क्या पूछ रहा है, पीवाईक्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यूज अगर तुमने कर लिए ले कोई भी चैप्टर के, तो तुम्हारा एट द एंड वो चैप्टर स्ट्रांग हो चुका है। हो चुका है। मतलब इससे हमको ये समझ में आएगा कि एग्जामिनर क्या सोच के बना रहा है। जैसे कि मैं भी बच्चों के लिए करता हूँ कि मैंने अभी एक नया चीज़ शुरू किया है कि हर एक चैप्टर वाइज हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज बनाए हैं, टैग करके पैराग्राफ वाइज, जिससे कि ना उनको रिवीजन भी हो जाए कि भाई तुमको कितना आता है, और पीवाईक्यूज में बहुत ज़्यादा कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये हो गई आपके मतलब कि हर चैप्टर के 200-300 क्वेश्चंस करना है और साथ में अपने को पीवाईक्यूज करते हुए चलना है, जिससे कि अपने को अपना वीक एरिया समझ में आ जाए। तो ये हो गया मतलब बायोलॉजी के लिए मोटा मोटी अगर मैं समअप कर दूं तो आपको एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। अब 2 हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जो डिफिकल्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, उसको एक कलर से हाईलाइट करो, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको एक कलर से, और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और चैप्टर वाइज और आपके पीवाईक्यूज दोनों प्रैक्टिस करना है। ये थी बायोलॉजी को लेकर अप्रोच। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री को लेकर यार। अब केमिस्ट्री में 3 चीज़ है यार, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। नाम सुन के ऐसा किडनी में अटैक आने लगता है जो का पार्ट। तो केमिस्ट्री को लेकर अप्रोच क्या थी, मतलब फिजिकल को लेकर? फिजिकल में न्यूमेरिकल भर भर के है ना, उसकी एनसीईआरटी करें, टीचर का नोट्स फॉलो करें, पीवाईक्यूज करें तो करें क्या भाई? फिजिकल के लिए तो बेसिकली है एनसीईआरटी है इम्पोर्टेंट, थोड़ी कम है इम्पोर्टेंट। मेन तो तुम्हारे हैं कि तुम्हें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तुम्हें क्वेश्चंस बनने चाहिए, तुम्हें क्वेश्चंस आने चाहिए, और मतलब तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि मेन तो कंसेप्ट ही है। कुछ चैप्टर्स है जिसमें थोड़ा थोड़ा याद भी करना है, जैसे सॉलिड स्टेट है, उसमें थोड़ा थोड़ा याद करना है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है जो तुम्हें याद करने के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए तो स्पेस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, वो सब। और तुम जितने प्रैक्टिस करोगे, जितने तुम मॉक टेस्ट के थ्रू क्वेश्चंस करोगे, उससे तुम्हारा वो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अच्छी बात यह है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें याद करना कम है, उसमें तुम प्रैक्टिस से दिमाग लगता है, तो उससे रिवीजन बहुत बार जरूरत नहीं है, एक बार तुम्हारे कंसेप्ट आ गए तो तुम्हें याद है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मतलब नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में से वो तो बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल नहीं बना पाते हैं, कहते कि अरे यार मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, मैं 10⁻⁻³ की जगह 23 लगा देता हूँ। तो न्यूमेरिकल का अप्रोच कैसा होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर? मतलब इनिशियली तो तुम पहले इजी वाले क्वेश्चंस करो जो डायरेक्ट फॉर्मूला से आ रहे हैं, फिर स्लोली मॉडरेट, जिसमें थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगे, थोड़ा सा सोच के फिर फॉर्मूला लगे, फिर तुम हार्ड जा सकते हो, और फिर तुम इससे क्या होगा, तुम्हारे कंसेप्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पेपर में भी क्वेश्चन बनने लगेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली तुम हार्ड चले गए, या फिर तुम बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे से ये सोचो कि पेपर में ही प्रैक्टिस करेंगे या फिर वहीं करेंगे, तो फिर तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले। तुम्हें पहले उसके लिए प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। अभी नीट में से कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कि 2 चैप्टर को मिला के वो क्वेश्चन बनाते, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स को मिला के क्वेश्चन बना देते। बच्चा डर जाता है, बोलता है कि सर ये तो कभी देखा ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को लेकर हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? हाँ, जहाँ 2 चैप्टर्स मिक्स होते हैं उसके लिए वही तो कुछ और बनता है। हाँ, वहीं तुम्हें दिमाग लगेगा, वहीं एग्जामिनर तुम्हें चेक करना चाहता है कि तुम्हारे कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है। वहीं तो डिफरेंशिएट हो रहा है कि टॉपर कौन है और वो काम जिसने थोड़े कम करा है प्रैक्टिस, उसमें वही तो डिफरेंशिएट आएगा। तो वही डिफरेंस है कि अगर तुम फर्स्ट मेजर वो है पॉइंट कि तुम्हें अपने कंसेप्ट स्ट्रांग करने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में इनफैक्ट। तो अपने को मतलब जो बेसिक पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस करो, फिर मीडियम करो, फिर हार्ड, और सबसे हार्ड के बाद है ना मतलब ये कर सकते हो कि तुम पीवाईक्यूज कर लो। तुमको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर ने क्या माइंडसेट लगा के क्वेश्चंस बनाते हैं वो लोग, कि आप भी अपने से बना सकते हो। अच्छा, होता है ना बहुत बारी कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कि इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत सारे दिए होते हैं, तो आपने सॉल्व किए थे? इंटेक्स्ट जो एनसीईआरटी के पीछे है वो एक तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बैक हो गए, और एक इंटेक्स्ट होते हैं टेक्स्ट के अंदर ही अंदर रहते हैं। हाँ, वो सारे मतलब प्रैक्टिस करे थे। वो स्टार्टिंग में तो नहीं करे थे, जब एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ने लग गया था कि अब एनसीईआरटी पूरी अच्छे से कंप्लीट करनी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है, तब उसके साथ साथ इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लिए थे। मतलब अपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अपने ही पढ़ा है, मतलब लास्ट में। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्योंकि बच्चे लोग को ये लगता है ना, मतलब सारे बच्चे जो प्रिपेयर करें बायोलॉजी की पढ़ो एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो टीचर के नोट से कम हो जाएगा। ऐसा नहीं बच्चों, जब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अगर बनाना होता है ना, तो वो एनसीईआरटी में से ही बनेगा। तो यू हैव टू रीड दी एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। ये बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो निकल जाएंगे, और पर जो कहीं भी लाइन से उठा के दे दिया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब बढ़ गए हैं, वही तुम्हारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस। अच्छा, ये हो गई फिजिकल को लेके मोटा मोटी बात। इनऑर्गेनिक को लेकर अप्रोच क्या होगा? मतलब इनऑर्गेनिक में बच्चे बहुत डरते कि एक्सेप्शन याद करें कि एग्जाम्पल याद करें। इनऑर्गेनिक तो इनफैक्ट मैं कहूँगा थोड़ी टफ है।
रिवीजन जितनी बार पढ़ोगे उतनी भाई बार बायोलॉजी की तरह है ये भी। बायोलॉजी से भी ज़्यादा टफ कहना चाहिए। हाँ क्या? ऐसा क्यों? बायोलॉजी में फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट है, इनऑर्गेनिक में बहुत कम कंसेप्ट है, पूरा एनसीईआरटी एकदम को याद ही करनी पड़ती है। मतलब हाँ। मैं तो एनसीईआरटी की बार गया भी नहीं था, मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी और एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं हो पाती एट द एंड। तो कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं कुछ तो भूले हैं, कुछ तो भूले हैं। कुछ तो भूल गए। हाँ। तो उसके लिए आपने क्या किया, मतलब कि ना भूलूं, मतलब मैं उसके लिए तो मतलब मैंने सबसे पहले तो निमोनिक्स जो होते हैं ऑर्डर्स याद करने के, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यही तो आता है क्वेश्चन भाई। वही मेन क्वेश्चन वही आता है। और इसके बाद मैंने वो भी बनाया था, मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए, मुझसे 10 पेज का चैप्टर उसको 3-4 पेज में कर लिया, जिससे सारे जो इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं वो सारी कवर हो गई, और फिर वही पढ़ के चले गए ताकि मेरे को याद हो गया चैप्टर, और मेरे को जल्दी याद हो गया chapter। उसमें तर्क वितर्क नहीं करना है, तुम एनसीईआरटी ठीक से पढ़ लो बस, दैट्स इट। तुम या तो एनसीईआरटी ठीक से कर लो, एट द एंड एनसीईआरटी ठीक से ही वही करना ही है बस। हाँ नहीं वो जरूर। अच्छा इसके बाद इसको प्रैक्टिस के लिए अप्रोच कैसा होना चाहिए इनऑर्गेनिक को लेकर? इनऑर्गेनिक की क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो आई थिंक ज़्यादा वो हेल्प नहीं करते, मतलब कम हेल्प करेंगे। मॉक टेस्ट में इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, अगर वो सही से हो रहे हैं तो तुम्हें आती है इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस, तो आई थिंक नहीं आते तो भाई वापस से तो ईमानदार से मतलब पढ़ो, स्टार्टिंग से फिर से एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओ। और मतलब कुछ नहीं है इनऑर्गेनिक का ये ना, यही फंडा है कि आप एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ोगे बायोलॉजी की तरह, वो आपको एट द डे आपको उसको याद ही करना है। मतलब मैं तो बच्चों को ये ट्रिक देता हूँ कि एक फुल्स के पेपर लो, एक फुल्स के पेपर में ना सारे जो जैसे कि चैप्टर है तो उसके एस ब्लॉक हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर तुम उसके लिख लो और उसको अपनी एनसीईआरटी में स्टिक कर लो 2 पेज के बीच में, कि जब तुम कल के दिन अगर रिवाइज कर रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हो, ठीक है मैंने लिखा है ये इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये तुमको हेल्प कर सकता है। मतलब तो वो आपको एनसीईआरटी पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तुम्हारा बर्बादी है भाई, देख लो तुम। अच्छा थोड़ा बढ़ते ऑर्गेनिक को लेकर। अब ऑर्गेनिक में ना क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ते हैं हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स, और नीट में आता है अल्केन से भी क्वेश्चन आ देगा और अल्कोहल से भी मिला के एक नया क्वेश्चन बना देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए? ऑर्गेनिक के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक में ना लिंकिंग ऑफ चैप्टर बहुत ज़्यादा है, मतलब तुम ऐसा नहीं है कि यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, कि ऐसा नहीं है कि तुम एक चैप्टर से स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ रहा है उससे ही आ रहा है, मिक्स करके देंगे, क्योंकि वो तुम्हारा चेक करना चाहता है तो मैं एट द एंड तुम्हें ऑर्गेनिक थोड़ी समझ आई है। बच्चों को लगता नहीं हम पॉलीमर्स पढ़ के जाएंगे मेरा काम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चों, आपको मतलब लिंक करना बहुत ज़रूरी है। इनिशियली तो मेरे को भी बहुत टफ लगी थी और ऑर्गेनिक की, यार ये क्या चल रहा है, कोई चैप्टर दूसरा है कोई अलग है, इनको मिक्स कर, जैसे ही मिक्स करके क्वेश्चन आया मेरा क्वेश्चन गलत होने लग गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, अलग अलग चैप्टर्स पढ़े, फिर क्वेश्चन लगाए, मिक्स करके लगाए, उससे धीरे धीरे क्या हुआ, इंटीग्रेट होने लगा, नॉलेज इंटीग्रेट होने लगी, और फिर एट द एंड तुम्हें धीरे धीरे क्वेश्चंस करने लगे। तो एट द एंड ऑर्गेनिक में क्या है, तुम्हें मैकेनिज्म्स के थ्रू अगर तुम्हें चीज़ें याद होने लगेंगी, मैकेनिज्म्स तुम्हें एकदम पहले समझने हैं तो मैकेनिज्म हो कैसे रहा है। हाँ तुम मैकेनिज्म को नहीं रट सकते हो, मैकेनिज्म तुम नहीं रट सकते, तुम्हें बस एक बार समझ में आना चाहिए कि चल कैसे रहा है, धीरे धीरे तुम्हारे चैप्टर्स भी इंटीग्रेट होने लग जाएंगे क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट स्ट्रांग होने लग जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। तुमको अगर मैकेनिज्म क्लियर है तो तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गया, वहाँ पे 50% तुम्हारा सॉल्व हो गया। मैकेनिज्म अगर नहीं समझ में आएगा तुम कितना भी रट लोगे ना, एक भी सवाल नहीं बनने वाला। पेपर में तो वही होता है नीट में कि वो 2-3 चैप्टर को लिंक करके और इक्का दुक्का क्वेश्चन है ना आपके सीधा नेम रिएक्शन पे आ गए तो आ गए, वरना तो रेयरली कभी होता है ऐसा। तो गए केमिस्ट्री को लेकर कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, केमिस्ट्री की भी बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते हैं। केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी सबकी पढ़नी है। हाँ, मेन फोकस तुम्हारा बायोलॉजी पे, मेन फोकस बायोलॉजी पे है, थोड़ा कम तुम फिजिक्स को दे दो और केमिस्ट्री को भी अच्छा खासा। तो वही कह रहा हूँ फिजिक्स की किताब किधर अभी भी अंदर ही है ना, काम करो फटाफट निकालो, धूल हटाओ, फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है अभी उसके बारे में जान लेते हैं एक बारी, कैसे रखें फिजिक्स का अप्रोच? फिजिक्स का तो मतलब मेरे को भी इनिशियली टफ लगती थी, मतलब नहीं समझ आ रही थी। 11th की फिजिक्स आई थिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक ज़्यादा टफ है कंपेयर टू 12th, क्योंकि मैथमेटिक्स आ जाता है ना वो इनिशियली। 11th में एक तो इनिशियली तुम्हें वेक्टर्स आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया उस पे अब बच्चा एकदम सदमे में कि है क्या भाई तो सुना ही नहीं है कभी। और 11th की लास्ट के चैप्टर्स वो भी बहुत टफ है, ऑसिलेशन वेव्स, वो सारे टफ है। तो उसके लिए मैंने इनिशियली तो मैंने एनसीईआरटी कम ही पढ़ी थी। मेन तो मेरा फोकस था कि अच्छे से पहले कंसेप्ट बिल्ड कर लो, उसके लिए मैंने बहुत क्वेश्चन लगाए, टीचर्स के नोट्स अच्छे से पढ़े कि मतलब चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कैसे ये आ कैसे रहा, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये क्वेश्चन करा कैसे, कोई दूसरी अप्रोच है नहीं इस क्वेश्चन को करने की, कि ऐसी अप्रोच जिससे मेरे को ईजी लगे वही चीज़। और फिर इससे धीरे धीरे मुझे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है। और फिर 12th की फिजिक्स आई थिंक थोड़ी सी ईजी है। हाँ ईजी लगती है। उसमें कैसा ना कि अगर आपका 11th अगर बेस अगर टफ ये हो गया है, सॉलिड हो गया है, तब तो वो तो ईजी लगने वाली है। तो अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा फिजिक्स को लेकर, तो फिजिक्स की एनसीईआरटी में पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं।
तो उसका जैसे कि देखने को मिलता है कि उसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनता है, तो उसको कैसे किया जाए? 12th की फिजिक्स में मेनली मॉडर्न फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉइंटर थोड़े ज़्यादा टफ कम मुश्किल भी हैं, थोड़ा समझने में tough। इस बार भी तो क्वेश्चन था ना कलर ग्रेडिंग के ऊपर, कुछ क्वेश्चन हाँ, एनसीईआरटी के अंदर से पूछा गया था वो। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, एक दो बार तो पढ़ ली थी एनसीईआरटी। मेन चैप्टर्स मॉडर्न फिजिक्स में मतलब जैसे वेव ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी अच्छी है, वो तो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी। थोड़ा बता सकते हो कौन कौन से चैप्टर की एनसीईआरटी, क्योंकि बच्चे ना जो देख रहे हैं ना, तुम उसको एक किताब में लिख लो पहले और गो थ्रू कर लेना। तो 11th में फिजिक्स में आई थिंक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इम्पोर्टेंट एंड जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो वाले चैप्टर्स भी इम्पोर्टेंट है। एंड इन 12th फिजिक्स में थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईएमआई, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स तो तुम्हें पूरी करनी सारे पड़ेगी। chapters। वेव ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियर, अच्छी एनसीईआरटी में एक्चुअली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रखी हैं, उसको पढ़ने में एक्चुअली मज़ा भी आता है। लेकिन क्या करें, बच्चों की तो एनसीईआरटी धूल खा रही है। बस वही ऐसा माइंडसेट है कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता क्वेश्चन, एनसीईआरटी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं। असर्शन रीजन इस बार 2-3 साल से आने लग गए हैं ज़्यादा, तो फिर वो तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ेगी तो तभी हो सकता है। तो मोटा मोटी कि आपको ना फिजिक्स हो या केमिस्ट्री क्या वो बायोलॉजी पढ़ना सब है, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि आपके अगर मार्क्स कई बार भी अगर कम हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। आप कल के दिन ये नहीं बोल सकते हो कि हमको तो नहीं बोला गया था, आपको बार बार बोला जा रहा है कि एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ना है। तो ये हो गई हमारे पास सब्जेक्ट वाइज अप्रोच को लेकर। अब थोड़ा बढ़ते हैं टेस्ट को लेकर यार। तो मॉक टेस्ट तो देते रहोगे ना? 11th में यार नंबर तो ज़्यादा नहीं आए होंगे, तो पहले कभी नंबर कम आ रहे कभी नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी अप्रोच कैसे थी कि यार नंबर कम आ गया मैं तो डिमोटिवेट हो गया? मतलब नंबर इन 11th में तो मेरे ज़्यादा कम आते थे, कितने आते थे? 600 आते थे। इसको कम बोलते हो तुम? बच्चों के तो 300 नहीं आ रहे थे। हाँ मतलब आपने पढ़ाई किया था ना ठीक तरीके से, सब कंसिस्टेंट तो था, मतलब इनिशियली मेरे ठीक ठीक आ रहे थे, फिर एकदम क्या हुआ कि 11th के एंड में आते आते मेरे नंबर कम आने लग गए। तो बेसिकली शायद थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि कोविड का टाइम था तो उसकी वजह से थोड़ा मन भी कम हो गया था, फ्रेंड्स भी नहीं थे, फ्रेंड सर्कल भी नहीं था। उससे क्या होता है कि नंबर कम होने लग गए। पर उससे क्या हुआ, फिर मैं जब 12th में आया तो मैंने सोचा कि अब तो अच्छे से करना ही है, नीट भी वन ईयर अवे ही है, तो उसके लिए फिर मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी। एक तो हार नहीं माननी है कि तुम्हें मतलब कि कम आ गए तो डीमोटिवेट होकर बैठ जाओ, स्ट्रेस्ड आउट होकर बैठ जाओ, नहीं, तुम्हें पूरा ट्राई करना है कि नेक्स्ट एग्जाम में तुम्हें अपने फुल ट्राई करना है, अच्छे से तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो उसके लिए तुम जितना कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स से नहीं, अपने तुम्हारे कितने तुमने स्टडी की है, अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डेली स्टडी करना है, ऐसे नहीं कि 3 दिन में 1 दिन स्टडी कर लिया हो गया। मैं ना जैसे बच्चों को देखता हूँ कि आज हमने पढ़ा 12 घंटा, कल हो गया 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, 1 महीने की छुट्टी, इस महीने का पूरा पढ़ाई हो चुकी। अच्छा, आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? क्या सजेस्ट करना चाहोगे? जैसे लोग का ना हर एक का बॉडी अलग अलग होता है, तो आपका कैसा सजेशन होगा दूसरों के लिए? डेली आई थिंक जब क्लासेस में जाता था तो आके सेल्फ स्टडी टाइम इज 4-5 आवर्स एंड जब क्योंकि 6 घंटा आप कोचिंग में दे रहे हो, 4 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ आल्सो, मतलब आप 10 घंटे अपना दिन का दे रहे हो। हाँ, तो ये बहुत सही है ना कि अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप 10 घंटे दे रहे हो तो वो मोर देन इनफ है कि बाद में चल के आपको 18 घंटे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ये पेस रेडी हो चुका है। और फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम आता गया, लास्ट के 5-6 मंथ्स बचे, तो फिर थोड़ा इंक्रीज हो गया था सेल्फ स्टडी। हाँ, कोचिंग उस समय तक बंद हो जाता है, कोचिंग भी कम हो गई थी, कोचिंग में कोर्स नहीं बढ़ रहा था, कोर्स तो हो गया था कंप्लीट, और फिर 7-8 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी। हाँ, जिससे कि आपका रिवीजन और सब कुछ हो पाए। हाँ। अभी जैसे कि मॉक टेस्ट के ऊपर बात चल रही थी, तो बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, समझो कि आज इस टेस्ट नंबर 1 में कम आए, टेस्ट नंबर 2 में नंबर और कम आ गए, तो बहुत सारे बच्चे एनालिसिस ही नहीं करते हैं। आप एनालिसिस कैसे करते थे अपने पेपर का? जैसे कि मेरा सवाल गलत हो गया, हाँ, तो आप कैसे करोगे उसका एनालिसिस? जैसे एग्जाम एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स ने हमेशा कहा था कि कोई भी एग्जाम क्वेश्चन गलत हो वो दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो वो है ना कि वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है, वो फिर से गलत नहीं होना चाहिए। पहली बार चलता है, दूसरी बार गलत हो, फिर वो गलत चीज़ है। पहली बार मिस्टेक, दूसरी बार वो गलत। मतलब ये कि आपको यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ योर क्वेश्चन। यही बहुत सही बात है कि पहली बार अगर तुमसे मिस्टेक हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं था। सेकंड टाइम अगर वही क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है ना, तो पूरी गलती वो तुम्हारी है भाई, क्योंकि तुमने जानबूझ का वो ठीक नहीं किया उसको। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि मैंने उन क्वेश्चंस को जो गलत हुए हैं उन्हें एक कॉपी में लिख लिया, मिस्टेक बुक बना ली, ताकि फिर जब दूसरे एग्जाम हो या फिर
उस वो सेम चैप्टर आ रहा है तो उन्हें देख के चले गए कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो एक बार को मैं सहन कर लूंगा, दूसरा गलत हुआ फिर तो वो फिर बहुत गिल्ट होगा, पूरी फिर मेरी बहुत गलती है दुख वो। होगा बहुत। हाँ। तो उसके लिए जो नीट के 1-2 दिन पहले ही मैंने वो मिस्टेक बुक पूरी भर गई थी एट द एंड, वो पूरा एकदम ध्यान से एकदम जल्दी जल्दी पढ़ लिया, ताकि फिर कि ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक गलत होना से बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। तो मतलब जैसे मिस्टेक बुक के बारे में उन्होंने बताया ना, तो ये मैं आपको इसमें एक ऐड ऑन करूंगा, ये सारे बच्चे बनाओ। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था कि मिस्टेक बुक बनाना कैसे होता है, तो एक मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने आज एक टेस्ट दिया, आज का तुम तारीख लिख दो, तुम्हारे उस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। थोड़ा समय लगेगा बट अपना टाइम इन्वेस्ट करके ना आप लोग उस क्वेश्चन को नोट करके आंसर लेके सोल्यूशन, उसमें तुमने क्या अप्रोच लगाया था और एक्चुअल अप्रोच क्या लगने वाला है, अगर तुम वो करते हो ना, तुम्हारा मिस्टेक बुक इज वन ऑफ द बेस्ट। अब वो फिर तुम्हारे पेपर में कभी गलती नहीं होगा। और मिस्टेक बुक का ना रिवीजन भी करना था, सिर्फ बनाना नहीं होता है उसको, मतलब वो सुंदर हैंड राइटिंग लिख के नहीं, उसका वीकली तुम ना एटलीस्ट 2 बार रिवीजन कर लो। एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी तो कह रहा था कि सर मैं जब रोज़ सुबह उठता हूँ तो मैं 15 मिनट बैठ के ना मैं मेरे मिस्टेक बुक को देख लेता हूँ कि मैं ये सब गलती हुई है, कि अगर आज के दिन अगर मैं कोई टेस्ट दे रहा हूँ, अगर इसमें से कोई सवाल आ जाए तो वो गलत ना हो मेरे साथ। ये भी अच्छी अप्रोच है कि मतलब एट द एंड तुम्हारा वो क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, वो चाहे तुम कैसे भी करो। अच्छा, अभी बात करेंगे थोड़ा PYQs को लेकर बात करते हैं यार। PYQs को लेकर आपका अप्रोच क्या था? PYQs कितने साल के करने चाहिए? एक होता है ना बच्चे कहते हैं ना 35 साल के कर लेते हैं, अरे यार पुरानी एनसीईआरटी 2005 वाली कोई रेलेवेंसी नहीं, वहाँ पे डुओडेनम का शेप S लिखा हुआ था, न्यू एनसीईआरटी में C लिखा, अब बताओ तुम क्या टिक करोगे? है ना? तो कितना PYQs करना चाहिए? PYQs आई थिंक मैंने तो 10 ईयर्स के कर दिए, 10 ईयर्स तक के कर लेते हैं, 2013 या 14। हाँ, उसी समय नीट की शुरुआत हुई थी 2023 तो 13। मैंने वही PYQs मेनली करे थे, और वो मैं 3-4 बार तो कर लिए होंगे। 3-4 बार PYQs आपने किए? तो एकदम याद होगा कि ये तो इम्पोर्टेंट है, ये सेम PYQ अगर गलती से आ गया तो फिर सही होना चाहिए। ऐसा नीट में तो आते हैं PYQs रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, और पूरा नहीं होता तो एकदम कंसेप्ट रिपीट होता है, या फिर फिजिक्स में तो होता ही है, सिर्फ डेटा चेंज करके वो लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट बना के दे देते हैं। तो मतलब 10 साल के तुम PYQs कर लो, दैट इज़ वेरी गुड, और 3-4 बार कर लोगे तो वो तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा, छप जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई प्रिपरेशन को बात यार। बच्चे लोग ना प्रिपरेशन ज़्यादा है ना, इसके बाहर वाला सब सोचते हैं। और जैसे कि होता है ना, कभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो कभी होता है ना कि यार मन नहीं कर रहा है, एक जगह पर बैठ के उग गए, फ्रेंड्स के पास चले जाए, लीजर टाइम को कितना टाइम दिया जाए, और डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है ना। तो डिस्ट्रैक्शन थी प्रिपरेशन में तो होगी भाई। डिस्ट्रैक्शन तो कौन थी? मतलब मोबाइल होगी? मोबाइल तो कम थी आई थिंक, कोई मोबाइल मेरे पास था नहीं एट द एंड, क्योंकि अच्छा मोबाइल नहीं था। मोबाइल मैंने नीट के रिजल्ट के बाद खरीदा है। उसके पहले तो एक स्मॉल सा छोटा सा फोन था जिसमें नोकिया 321। हाँ नहीं वैसा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक। हाँ, मतलब जो ज़्यादा ना चलता हो, मतलब अच्छा ना हो कि तुम बहुत देर बैठ के यूज़ कर सको। हाँ, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, बस कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है जब फ़ोन ले लो। और डिस्ट्रैक्शन तो यही थी कि तुम बोर हो गए, अकेले बोर हो गए, क्योंकि एट द एंड तुम एक ही रूम में बोर हो रहे हैं, सिर्फ बुक्स है तुम्हारे आगे। तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए मतलब 3-4 दिन में मैं अपने भाई के साथ यार फुटबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, उससे एकदम माइंड फ्रेश हो गया, फिजिकल फिटनेस भी अच्छी हो गई। और फिर 15 आई थिंक फोर्टनाइटली हम बाहर भी जाते थे डिनर के। तो मतलब फैमिली ने मतलब क्या करा कि हम हर फोर्टनाइटली डिनर में जाएंगे, जिससे एकदम मूड फ्रेश होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा और फिर तुम्हारा मन लगेगा पढ़ाई में, तो उससे बहुत फायदा हुआ था। अच्छा, होता है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन के टाइम में अगल बगल वाले लोग ज़्यादा फोकस करते हैं हमारे घर वालों से ज़्यादा, ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? उनको बहुत चिंता है कि तुम्हारे कितने नंबर बन रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही है, बट फिर मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मैं अपना फोकस अपना कंप्लीट था कि मेरे को सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, और फिर थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे, उन्हें धीरे धीरे दूर होते गए। और फिर जब लास्ट का महीना आया, लास्ट का मंथ था, तो एकदम फुल फोकस, कोई बाहर का नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी। मतलब सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, नीट के प्रिपरेशन में बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार हम ये भी रेफरेंस नोट पढ़ लें, हम ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, मतलब बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो एक और सा ये एक सेगमेंट है हमारे वीडियो पार्ट का, ये क्लियर करने के लिए कि जब हम किताब ले रहे हैं तो हम किस किस प्रायोरिटी में किताब को रखें, मतलब पहले ये पढ़ लें, फिर ये पढ़ लें, फिर ये पढ़ें, कैसे? तो मेन प्रायोरिटी सबसे पहले बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी है, केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी है, और उसके बाद बायोलॉजी में आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मॉड्यूल्स कर लो, नोट्स कर सकते हो, उससे मोर देन इनफ है। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक,
फिजिकल के लिए PYQs मोर देन है ना, एंड ऑर्गेनिक के लिए तो तुम्हारे पे डिपेंडेंट है, तुम्हें ऑर्गेनिक थोड़ी अच्छी लगे तो तुम इनिशियली ज़्यादा टाइम लगा सकते हो। यू कैन डू अदर बुक्स एज वेल लाइक MS1, थोड़ी बहुत मैंने भी करी थी थोड़ी। और फिर फिजिक्स के लिए तो मतलब क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स और PYQs। हाँ। तो अभी अगर मॉक टेस्ट के बारे में जैसे अभी आपने बताया, तो अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज है, कह रहे हैं मेरे तो चैप्टर ही खत्म नहीं हुए अभी बहुत सारे बच्चे की फिजिक्स में 4 चैप्टर बचा हुआ है, क्या हम फुल मॉक टेस्ट दें या नहीं दें? तो आपका क्या सजेशन है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तुम्हारा कोर्स में कितना भी कॉन्फिडेंट हो या नहीं, मॉक टेस्ट तो तुम्हें देनी है। ये नहीं इसलिए नहीं कि तुम्हारे मार्क्स कम आए, इसलिए कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी तुम कितने पानी में हो। हाँ, तुम कितने पानी में कितने पानी तुम्हारे कितनी चीज़ें नहीं आती तुम्हें अभी भी, क्योंकि नीट में तो पूरा पेपर आएगा, तुम अभी छोड़ दोगे तो बाद में वो क्वेश्चन आ जाएगा। फंसोगे तुम, अभी नहीं फंसोगे तो तुम बाद में फंसने वाला। बचोगे नहीं भाई, फंसा तो लेंगे तुमको। हाँ, तो प्रैक्टिस से तुम्हें ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट छोड़ दिया कि हमारा सिलेबस नहीं हो रखा। मॉक टेस्ट मैंने भी सारे दिए हैं, बेशक मेरे को अगर 4 चैप्टर नहीं आते, 5 चैप्टर नहीं आते फुल सिलेबस में या किसी में, मैं दे दिया कि कोई नहीं 1-2 क्वेश्चन ही तो आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे कोई नहीं छोड़ के आ जाएंगे, या फिर जितना भी दिमाग चले लगा के आ जाएंगे। गलत हो तो कोई नहीं, वो आके वापस आके चेक करूँगा, वो चैप्टर कंप्लीट करूँगा, और ताकि सारे चैप्टर्स दे करके सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाए, वीक कंसेप्ट भी क्लियर। अच्छा, तो अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल सिर्फ 3 महीने 2 ही महीने बचे हुए हैं अभी, तो मैं कितना प्रैक्टिस करना चाहिए वीकली? जैसे होता है ना, लोग एक ही टेस्ट देते हैं, आपका क्या प्रोसेस है कि भाई जब मंथ अगर कम हो गया तो हम कितना टेस्ट दें? इनिशियली तो जब जनवरी या फेब में 1-2 टेस्ट हर वीक दिए थे, फिर जैसे ही जब वीकली 2 टेस्ट मतलब? हाँ, वीकली 2 टेस्ट, एंड देन मार्च में तो बोर्ड्स आ गए थे, और फिर जब अप्रैल में हर दिन टेस्ट हो रहे थे, मतलब हर दिन टेस्ट देना है, आना है, रिवीजन करनी है उनकी, एनालिसिस करनी है एग्जाम की, फिर अगले दिन टेस्ट, तो डेली टेस्ट हुए थे एकदम, मतलब फ्लडेड हो गया था टेस्ट से। मतलब डेली टेस्ट? हाँ। मतलब आप जो ड्रॉपर बच्चे, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमको तो बोर्ड्स देना नहीं है ना, तो तुम उस अप्रैल के महीने को तुम ना फरवरी और मार्च में रेप्लिका बना सकते हो। देखो, तुम्हारा को सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपका कंसेप्ट बहुत पहले क्लियर हो गया होगा, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो आप ना जितना हो सके ना डेली तुम टेस्ट दो, डेली टेस्ट दो, तुमको ना बहुत सारे पेपर मिल जाएंगी। तुम किसी मार्केट में किसी दुकान में चले जाओ और तुम पेपर लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारे सिलेक्शन के लिए ना तुम्हें रिस्पॉन्सिबल रहोगे, और कल के दिन सिलेक्शन नहीं होता है ना, उसके लिए भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे हर्षित ने बताया कि प्रैक्टिस से हमको ये समझ में आ जाएगा हम कितने पानी में, हमारा नंबर क्या बन रहा है। तो अप्रैल में जब तुमने डेली जब टेस्ट चल रही थी, तो उस समय का स्कोर क्या था, मतलब कितने आते थे एग्जाम्स में? तो इनिशियली जब अप्रैल में था तो आई थिंक 650 आ रहे थे, 650 आ रहे थे ऑन एन एवरेज। हाँ, और फिर जब लास्ट तक आते आते 700 टच होने लग गया था, 1-2 बार 715 पे आए थे, बट नीट में कितने आए? नीट में भी 715 आए, 715 ही आ गए, बट मेरा प्री नीट में अचानक से 700 आ गए थे। तो फिर मतलब एग्जाम के एक दिन पहले वाले में फिर मेरे को थोड़ा सा टेंशन हुई, फिर मैंने कहा कोई नहीं, इसको एट दिन तो अच्छे आ रहे थे ना, इस पर ध्यान नहीं देना। प्री नीट एकदम से डिमोटिवेट सा हुआ था एक टाइम के लिए। हाँ। फिर मैंने कहा इस पे ध्यान नहीं देना, नीट में अच्छे से रहना है। प्री नीट में सिली मिस्टेक्स तो लास्ट तक होती रही है, ऐसे नहीं कि सिली मिस्टेक घट जाती है। तो नीट में 5 नंबर कहाँ गए हैं पहले ये बताओ? तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज मेरे को मार्क्स बताओ पहले। वो भी सिली मिस्टेक से गए हैं। हाँ, कहाँ पे गए? केमिस्ट्री में क्वेश्चन गलत हुआ था, हाँ, फॉस्फेट वाला कुछ था, मुझे याद नहीं, उसमें वहाँ मैंने सिली मिस्टेक कर दी। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो अपना फिजिक्स बाय तो बहुत बढ़िया गया। तो ये तो हो गई हमारी प्रिपरेशन जर्नी को लेकर बात। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका था कि यार एक्सपेक्टेशन था कि एम्स ले जाना है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होती है, हमने सुना है। तो ऐसा कुछ है एम्स में आने के बाद? हाँ, ऐसा तो बहुत। मतलब आपने क्या सोचा था कि क्या मिलेगा उधर और क्या मिल रहा है इधर? एक्सपेक्टेशन था कि एक बार एम्स पे आ गए तो मतलब पूरी लाइफ कंफर्टेबल, हाँ, कम पढ़ना है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन तो एम्स में उल्टा है, एकदम उल्टा है। एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि अब कम पढ़ना पड़ेगा, लाइफ थोड़ी इजी सी हो गई, बट ऐसा नहीं हो रहा है, एकदम उल्टा हो गया। पढ़ना ज़्यादा है, वो हम कर नहीं रहे, वो अलग चीज़ है, बट और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि एकदम फन रहेगा, सिर्फ मस्ती रोज। हाँ, फन एकदम। वो तो बात सही है यार, फन है, मतलब फन के साथ एग्जाम के डेट्स आ जाते हैं कि यार हर 3 महीने पे एग्जाम जैसे कि इजी से होंगे, बट वो पहले था कि एकदम नीट तक था कि एकदम अच्छे मार्क्स लाने, फुल स्कोर। अब रियलिटी है कि पास हो जाए, बहुत बस पास होना है हमको। अच्छा, एक होता है ना कि पहले मतलब जब नीट की प्रिपरेशन करते तो रहता ना कि यार हमको तो टॉप करना है,
ऐसा एम्स में होता है क्या कि मतलब कि यार मेरे को तो टॉप ही करना है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं कि टॉप होना, पर आई थिंक 90% है कि पास हो जाए, पास हो वही जाए और बहुत enjoy important करें है। moment हाँ, को। हाँ, क्योंकि कॉलेज लाइफ तो अलग ही फन होता है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम भी मतलब एम से ही पढ़ेंगे, मतलब आगे के MBBS करेंगे, तो तुम देख लो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी जो तुम सोच रहे हो ना, हर 3 महीने पे यहाँ पे एग्जाम होता है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ, उसके लिए पढ़ाई कर लो ठीक से तुम। ये तो गई सारी बातें। अब एक ऐसा चीज़ जो कि सरप्राइज था, ये आपके लिए मैंने प्लान किया, गेस करो क्या होगा? रैपिड फायर। मतलब इसमें क्या होगा ना कि मैं सडनली कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तुमको उसका आंसर देना है। तैयार हो? अच्छा, अगर तुम डॉक्टर नहीं बनते तो तुम क्या बनते? डॉक्टर नहीं बनता तो सीए। CA? अरे ये कैसा बैकग्राउंड हुआ यार, तुम साइंस में और तुम कॉमर्स में जा रहे हो। अच्छा, नहीं, मतलब ऐसा पहले से था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट थोड़ी सी आई थिंक मैथ्स ठीक था, इंटरेस्ट था थोड़ा सा। ओके, तो CA नहीं, बहुत बढ़िया फील्ड है, मतलब पूरी इंडिया ही उसी पे चल रही है। अच्छा, अगर आपको एक शक्ति, एक पावर दिया जाए, तो वो पावर कौन सी होगी और उससे आप क्या करोगे? एक शक्ति अगर मैं आपको दे दूं। एक शक्ति, मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ। स्पीड, ताकि कोई भी काम जल्दी से हो सके, और फिर कोई fun काम जल्दी करता से है, नहीं हो, मतलब पढ़ाई जल्दी से हो क्वेश्चन पेपर जल्दी मिल जाए एग्जाम के पहले। मैं इनके मन की बात जानता हूँ। हाँ, तो मतलब ये है कि हमको आगे का पहले देख लेने का है, यही ना या। मोटा मोटा। अच्छा, चाय या कॉफी? चाय, बट पर एग्जाम्स के पहले मैं कॉफी करना ऐसा prefer मतलब क्यों है? नहीं यार, एक ही यार, ऐसा कैसे है दोनों? चाय, वो तो चाय, मैं चाय, ऐसा चाय। क्यों? इसका भी रीजन है, और रीजन यार एवरीथिंग। रीजन मेरे को अच्छी लगती है, टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है, लाइक। अच्छा, कुछ ऐसा प्रेजेंट जो कि लाइफ में कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कि आपको मिला? एम्स दिल्ली। ये कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था? हाँ, इनिशियली तो एक्सपेक्ट नहीं करा था। हाँ, नहीं वो करा था ऐड। क्योंकि प्रिपरेशन में नंबर कम हाँ, आते हैं कम तो है। ना। जो सवाल मतलब इनका मतलब नंबर। फिर भी हाँ, कितना भी तुम पढ़ लो, तो मैं ऐसा लगता है कि एम्स तो अलग ही चीज़ है, वो तो हम वो उसके लायक तो नहीं है। हाँ, मतलब मिल जाए। अच्छा, मूवीज या वेब सीरीज? मूवीज। क्यों भाई? मूवीज लोग वेब सीरीज देख रहे हैं कि टाइम कट जाए, मेरे को मूवी इसलिए क्योंकि वेब सीरीज में एक तो मैं हर दिन मतलब टाइम वेस्ट होता है। हाँ, मतलब एक बार चीज आई, खत्म हुई, हाँ, नेक्स्ट मूवी। नहीं चल। फुटबॉल या क्रिकेट? फुटबॉल। वो दिख रहा है मेरे को, पूछो कैसे? कैसे? गेस करो ना यार। ये तुमने बोला ना यार, प्रिपरेशन टाइम में फुटबॉल खेला करता था मैं लीजर टाइम में। अच्छा, ऐसी कौन सी विडेस्ट चीज़ है जो कि आपने की थी अपने अपनी लाइफ में? अपनी लाइफ में नीट के बाद ही करा, जो भी वियर्ड थिंग करे हैं। अब वो भाई कैमरे के सामने बताना पड़ेगा। तो एक तो करा था हमने, मतलब नीट के बाद ही रिजल्ट आया, उसके अगले दिन हम गए मॉल में, रेस्टोरेंट में, आधे घंटे बैठे हम रेस्टोरेंट के अंदर, कुछ से फोटोज वगैरह खींची है, 15-20 मिनट, 10 मिनट वहाँ पानी पी के बाहर आ गए। और जो वो था, जो मैनेजर था, वो बाहर आया रेस्टोरेंट के देखने की ये कौन बच्चे थे। एंड वी रैन अवे। अच्छा, ओके, तो ये कॉलेज की मतलब थे सारे लोग? नहीं, सब हाँ, कॉलेज फ्रेंड्स थे मतलब। तो फ्रेंड्स लोग यही तो करते हैं, मतलब वो तो मतलब बिना टिकट के मेट्रो में भी घूम लेते हैं। इतना मतलब वो था ह्यूमिलेटिंग कि यार क्या कर दिया मैंने। सो व्हाट इज योर डीपेस्ट फियर? सबसे डर लगता है कि यार ये चीज़ मतलब सबकी ज़िंदगी में होता है ना कि यार नहीं, जैसे मेरा है ना कि मैं स्पीड बाइक कभी नहीं चलाऊंगा यार, बहुत बड़ा डर है वो मेरे लिए। डीपेस्ट फियर मेरा शायद है कि मेरा वाला कॉपी वो मत चीज़ करना। करना जो मतलब स्टेज पे कुछ ऐसा परफॉर्म करने लग जाना जो कभी करा ना हो, या फिर कॉन्फिडेंस ना हो। मतलब जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ना हो वो चीज़ कभी ना करो, मतलब कॉन्फिडेंस होने के बाद ही चीज़ करो। तो वो कौन सी चीज़ है वो भी तो बता दो यार। डांस हो गया लाइक थिंग, या फिर माइक परफॉर्मेंस करनी है। एग्जैक्टली, मतलब बी प्रिपेयर्ड एंड देन उसके पास जाओ। सो थैंक यू हर्षित, बहुत ही मज़ा आ गया कुछ ऐसी चीज़ें जान के जो कि आपने किसी को नहीं बताया था। इसके लिए एक सरप्राइज़ मैंने आपके पास रखा है, मेरे और मेरी पूरी टीम की CWT की टीम की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। सो हमारे CWT में एक प्रथा है कि जो भी टॉपर्स होते हैं, आप अपने टॉपर फ्रेंड को टैग कर सकते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे इनवाइट करेंगे, और जैसे आपसे हमने बात किया वैसे हम उनसे बात करेंगे। बताइए ज़रूर। So I want to tag a topper, Vedant Garg, whose AIR is 32, and he's also studying in AIMS Delhi with me, and he's one of my best friends. सो वेदांत, बी रेडी, अगले गेस्ट आप हो सकते हो। जैसे कि उन्होंने बताया, जैसे कि हमने इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस इनके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात की, वैसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी को भी हम लोग जानेंगे। थैंक यू हर्षित।
अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीट 24 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, 2 महीने से भी कम समय बचा है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा एडवाइस जो कि आप जिससे कि उनकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो सकती है, ज़रूर बताइए। सो माय ओनली एडवाइस इज कि जब भी टेस्ट हैं तुम टेस्ट से भागना मत, मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली देते रहना। बेशक तुम्हारे मार्क्स थोड़े बहुत कम आए, इट्स ओके, बट मेक श्योर दैट यू डोंट लीव एनी टेस्ट, एंड बिकॉज टेस्ट से ही तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी मिस्टेक्स का है, एंड एट द एंड नीट भी तुम्हारा मॉक टेस्ट की तरह ही आएगा। तो अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो नीट विल बी एज ईजी नीट विल बी ईजी जस्ट लाइक मॉक टेस्ट। थैंक यू हर्षित यार, आपने ऐसी चीज़ें बताई जैसे कि कुछ ऐसी बातें जो कि मैं बच्चों को शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप बायोलॉजी के लिए एक तो आप हाईलाइट ले लो, हाईलाइटर लेके जिससे कि आप इंपॉर्टेंट और चीज़ों को मार्क कर लो। उसके बाद आप PYQ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो बच्चों, क्योंकि इससे से आपको आपके वीक एरिया के बारे में पता चल जाएगा। और जितना हो सके तुम मॉक टेस्ट दो यार, क्योंकि तुम आज भागोगे 5 तारीख को तो नहीं भागोगे यार, है ना। 1700 रुपये दे रहे हो ना, तो उसके लिए मॉक टेस्ट जितना हो सके तुम उसको दो और अपने प्रिपरेशन को बेस्ट बनाओ। देवली जी से हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या क्या बताइए कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, और मॉक टेस्ट की तुम जितना हो सके प्रैक्टिस करो। तुम आज प्रैक्टिस से भाग सकते हो लेकिन नीट में तुम नहीं भाग सकते हो, तो प्रैक्टिस करो और अपने मार्क्स को आप इंक्रीज करो। कुछ भी दिक्कत हो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपका एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट में ज़रूर से डाल दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।